अभी तक आपने कहानी सुनी कि नाग ने उस पुतले में अपनी जान डाल करके एक शादी को अंजाम दे दिया। राजकुमारी के साथ में उस पुतले नुमा की शादी हो गई केवल नाग की वजह से, और खुशी खुशी बारात अपने नगर वापस आ गई। राजकुमार राजकुमारी को लेकर के विदा करा करके आ गया है। वहाँ उसकी स्वागत की तैयारियां हुई हैं और रानी ने बड़े ही सुंदर ढंग से उनका सबका स्वागत किया है। पूरा नगर जो है दुल्हन की तरह सजाया गया है। मंगलचार हो रहे हैं, सारे रीति रिवाज हो रहे हैं, नई दुल्हन का आगमन हुआ है। साफ हर व्यक्ति बड़ा खुश है। रानी ने जब उस पुतले को देखा, उसे तो पुतला लग रहा था, लेकिन जब वहाँ से लौटा तो बड़ा सुंदर राजकुमार, और प्रणाम किया, उसको गले से लगाया रानी ने। लेकिन वो समझ नहीं पा रही थी कि ये क्या चमत्कार हुआ है। मैंने तो पुतला भेजा था, लेकिन ये क्या चमत्कार हुआ है कि राजकुमार कैसे हुआ, ये कैसे जीवित हुआ, कैसे मनुष्य का रूप लिया इसने। बड़े आश्चर्य में थी, लेकिन फिर भी वो अपने आश्चर्य को दबाए सारे काम कर रही थी। जो भी नवविवाहिता जोड़ा के साथ में होते हैं, वो सारे रीति रिवाज बड़े खुशी खुशी हो रहे थे। बड़े धूमधाम से पूरा सब कार्यक्रम हो रहा था। जब शादी की रस्में पूरी हुई तो नाग ने सोचा कि अभी मैं कैसे वापस हो जाऊं। अभी अभी तो इस नगर में खुशियों का माहौल छाया है। मैं यदि चला जाऊंगा तो सारा खुशियों का माहौल जो है मातम में बदल जाएगा। तो अभी मुझे नहीं जाना चाहिए, कुछ दिन इनको खुश होने देना चाहिए। इनको मैं खुशी दे सकता हूँ तो देना चाहिए कुछ दिनों के लिए, बाद में चला जाऊँगा। किसी तरह से कोई बहाना करके यहाँ से कभी कोई वक्त देख करके मैं चला जाऊँगा। ये सोच करके नाग जो था उसके पुतले के अंदर अपने प्राण डाल करके बैठा हुआ था। अब रानी जो थी बड़ी, जब महीना 2 महीना बीत गए तो रानी को बड़ी आश्चर्य हो रहा था, बड़ा जिज्ञासा हो रही थी कि मैं ये जानना चाहती हूँ कि जो मैंने पुतला भेजा था वो मनुष्य कैसे बन गया, एक राजकुमार कैसे बन गया, कैसे उसकी शादी हुई है, कैसे क्या हुआ है, इसे कौन बता सकता है। क्योंकि और किसी को तो पता ही नहीं था कि मैंने पुतला रखा है उस डोली में। केवल हम जो महल के अंदर दास दासियां हैं या अन्य लोग हैं, कर्मचारी हैं, उन्हीं को, कुछ लोगों को ही पता है ये रहस्य, तो किसी को पता नहीं है। तो वहाँ बाहर भी कुछ किसी को नहीं पता होगा कि ये क्या हुआ, कैसे हुआ। ये तो बात राजकुमारी ही बता सकती है कि आखिर ये सब कुछ कैसे हुआ। तो उसने उस राजकुमारी को बातों में लेना चाहा और कहना चाहा कि देखो, अब तुम्हारी शादी हो गई है, तुम्हारा पति है, तुम्हें अपने पति के बारे में सब कुछ जानना चाहिए। उसकी क्या पसंद है, क्या नापसंद है, क्या खाना पसंद करते हैं, क्या नहीं खाना पसंद करते हैं, क्या पहनना पसंद करते हैं, कौन से उनके अच्छे दोस्त हैं, कौन से उनके बुरे दोस्त हैं, क्या खेलना पसंद करते हैं, ये सब जानना चाहिए एक पत्नी को अपने पति के बारे में। तो जब तभी मतलब गृहस्थी की जीवन अच्छे से चलता है जब दोनों एक दूसरे की इच्छाओं के बारे में अच्छे से जानते हैं। तो तुम्हें भी अपने पति के बारे में, पति के अतीत के बारे में जानना चाहिए। और इस तरह से रानी ने उस राजकुमारी को प्रेरित किया अब राजकुमार के बारे में जानने के लिए। आखिर वास्तव में तो वो सच्चाई जानना चाहती थी रानी, कि किसी तरह से, किस तरह से ये इसकी सच्चाई मेरे सामने आए कि ये हुआ चमत्कार तो कैसे हुआ। अब राजकुमारी भी अल्हड़ ही तो थी, उसको भी जिज्ञासा हुई कि हाँ, मुझे भी अपने पति के बारे में कुछ जानना चाहिए। और वो अपने पति से यही पूछती थी, देखो जी, अब हम दोनों पति पत्नी हैं और मैं जानना चाहती हूँ कि तुम्हारी पसंद क्या है, नापसंद क्या है, क्या खाना पसंद करते हैं, क्या पहनना पसंद करते हैं, क्या खेलना पसंद करते हैं, आपके दोस्त कौन कौन से हैं, कौन सा सबसे अच्छा दोस्त है, किसके साथ आपने कैसे जीवन बिताया है, वो सब मुझे बता दो, मुझे भी अच्छा लगेगा। क्योंकि पति पत्नी के बीच में और क्या बातें हो सकती हैं। अभी जानना चाह रहे थे, एक दूसरे के बारे में जानना चाहते थे, जिससे कि भविष्य की गाड़ी जो है गृहस्थी अच्छे से चल सके, एक दूसरे के बारे में जान सकें। अब जो वो राजकुमार था वो हमेशा टालता था, अरे राजकुमारी, इन सब बातों को छोड़ो, बचपन गया गया, अब हमें आप अपने भविष्य के बारे में सोचना है, आगे की ज़िंदगी के बारे में सोचना है। शादी हो गई है उसके बारे में ध्यान देते हैं, बचपन के बारे में क्या ध्यान देते हैं, गया बचपन। लेकिन राजकुमारी जो थी पीछे पड़ रही रहती थी, रोज़ रात को यही बात कहती थी।
क्योंकि उधर से रानी उसको यही प्रेरित करती थी कि तूने पूछा कुछ कुछ बताया उसने तुम्हें, क्या बताया, कौन सा दोस्त है उसका। और वो कहती थी अभी तक तो कुछ नहीं बताया। तो पूछना, उनसे पूछो, राजकुमार से पूछो कि उनको क्या पसंद है, कौन दोस्त हैं, कैसा जीवन था, कहाँ खेलते थे, कहाँ कहाँ खेलते थे, क्या क्या खेलते थे। और वो रोज़ रात को राजकुमार को परेशान करती थी इन्हीं बातों को पूछ पूछ करके। और रोज़ राजकुमार जो था उसको टालता था। एक दिन जब वो थक गया तो वो राजकुमारी से बोला, देखो राजकुमारी, तुम्हारी जिद ठीक नहीं है, मैं बार बार मना कर रहा हूँ। जो बीत गया है अतीत के बारे में कभी भी पूछना नहीं चाहिए, अतीत को कभी कुरेदना नहीं चाहिए, हमेशा भविष्य की सोचना चाहिए, वर्तमान की सोचना चाहिए। अतीत गया है वो लौट कर नहीं आएगा, और जो वर्तमान है हमें उसको जीना चाहिए। लेकिन तुम जो हो मुझे रोज़ परेशान करती हो, यही पूछती हो, छोड़ो ना उन सब बातों को। लेकिन राजकुमारी बोली कि नहीं, अब तो मुझे पता करना ही है, क्योंकि अब उसके भी मन में ये बात हो गई थी कि मुझे पता करना ही है। तो राजकुमार बोला एक दिन, ठीक है, मैं आपको बता दूंगा, लेकिन आपको मावस के दिन नदी किनारे चलना होगा, पूरा परिवार चले और मैं वहाँ पर सारी बातें बताऊंगा कि मैं क्या पसंद करता हूँ, कौन मेरा दोस्त है, कैसा मेरा अतीत है, मैं कौन हूँ, मैं कहाँ हूँ, कैसा हूँ, क्या चाहता हूँ, ये सब मैं नदी किनारे बताऊंगा। वहाँ पर मावस के दिन सभी लोग परिवार वाले गंगा स्नान करेंगे, और गंगा स्नान करते समय ही मैं आपको सबके सामने ये सब बातें बताऊंगा। और अमावस्या के दिन पूरा परिवार गंगा स्नान के लिए चल दिया। गंगा किनारे पहुंचने के बाद में सब स्नान करने लगे। तो राजकुमार ने फिर राजकुमारी से कहा, राजकुमारी अभी भी वक्त है, मान जाओ, मत पूछो मेरे अतीत के बारे में। लेकिन राजकुमारी ने कहा, अब जब सब लोग लेके ही आ गए हैं, हम सब आ ही गए हैं यहाँ पर जानने के लिए, तो अब बता ही दो ना, अब क्या परेशानी है। सब लोग तो इकट्ठे हैं, सब लोग जानना चाहते हैं, आपको सुनना चाहते हैं, आपकी बात क्या बताओगे वो जानना चाहते हैं। उसने कहा फिर भी मना कर रहा हूँ। उसने कहा कि नहीं। तो उसने राजकुमार ने राजकुमारी का हाथ पकड़ा और पानी के अंदर खड़ा हो गया। पहली डुबकी लगाई हाथ पकड़ करके दोनों ने, और फिर कहा, राजकुमारी अभी भी कह रहा हूँ कि मेरे अतीत के बारे में न जानना चाहो। राजकुमारी बोली, नहीं नहीं, जब इतनी दूर आए हैं तो अब तो मुझे जानना ही है। फिर उसने दूसरी डुबकी लगाई, और दूसरी डुबकी लगाने के बाद में फिर राजकुमारी से कहा कि अभी भी मान जाओ, पछताओगी। उसने कहा, पछताना कैसा है, ऐसा क्या है जो पछताऊंगी, कोई पछतावा नहीं होगा, कोई पछताने वाली बात नहीं है, आप मुझे अपना बताओ, अपने अतीत के बारे में। उसने नाग ने कहा, नहीं मानना है ना, ठीक है, तो अब देखो तो। और उसने तीसरी डुबकी लगाई, और तीसरी डुबकी लगाने के बाद ही जो पुतला था, जो राजकुमार था, जिसके अंदर नाग का जीवन था, प्राण था, नाग ने अपना प्राण जो है हटा लिया। और जो वो पुतला था, वो आटे का जो पुतला था, जो राजकुमार के रूप में था, दिखाई दे रहा था सबको, वो जो पानी के अंदर एकदम से तैर करके ऊपर आ गया, और नाग उसमें से निकल के लहराता हुआ पानी में चला गया। सब ने देखा उस नाग को जाते हुए, और वो पुतला एकदम से ऊपर पानी के ऊपर तैरने लगा। अब तो सबके शोक का ठिकाना नहीं रहा। तब उसने दूर खड़े होकर के बताया कि मैं नाग था, और सारी कहानी बताई कि किस तरह से उसने सबकी लाज बचाने के लिए इसमें अपने प्राण डाले थे। राजकुमारी परेशान ना हो, दुखी ना हो, उसका खुशी का माहौल दुख में न बदले, इसलिए उसने अब तक का साथ दिया था। उसकी नागिन जो है उसका इंतज़ार कर रही है, वो अपनी नागिन के पास जा रहा है। आज के बाद वो कभी भी वापस नहीं आएगा। सब लोगों ने बहुत रोकना चाहा, बड़ी प्रार्थना की, लेकिन नाग फिर पीछे मुड़कर नहीं पलटा, और वो सीधे पानी के रास्ते से बहता हुआ अपनी नागिन के पास पहुंच गया, और फिर से पूरा महल
शोक के सागर में डूब गया। तो मेरी कहानी का अंत यहीं होता है। यदि आपको मेरी ये कहानी अच्छी लगी है तो मेरी कहानी को सपोर्ट करने के लिए, मेरे चैनल को सपोर्ट करने के लिए अपना आशीर्वाद ज़रूर दें। सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करें। थैंक यू।